उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को सभी कंटेंट समझ में आएगा। और यदि आपका कंटेंट कोई भी समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना अवश्य दें। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें डियर, ताकि यदि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं किसी भी क्लास का तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो डियर आइए सब्सक्राइब करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ना है डियर, महाराष्ट्र स्टेट पढ़ना है। अब डियर ये आपका महाराष्ट्र स्टेट है। देखें डियर ये कौन सा राज्य है मित्र? महाराष्ट्र। डियर अब महाराष्ट्र के बारे में एक बात और हम करेंगे, वह बात ये होगी डियर कि अगर पूछता है क्षेत्रफल के दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य की रैंकिंग कौन सी, तो 1 नंबर राजस्थान का है, 2 नंबर एमपी का है और 3 नंबर महाराष्ट्र का और 4 नंबर है मित्र अपना उत्तर प्रदेश। बात पूरी समझ में आ रही होगी। आप देखिएगा महाराष्ट्र स्टेट के बारे में पहला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वह डियर पाया जाता है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है डियर? महाराष्ट्र में। एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य का ये जो पूर्वी हिस्सा है डियर, कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा। इस पूर्वी हिस्से को हम लोग विदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? विदर्भ। डियर महाराष्ट्र राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है, महाराष्ट्र राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है उसको विदर्भ कहा जाता है। एक मैं मैप आउटलाइनिंग के साथ ऐसे ही बना लेते हैं डियर, ऐसे देख लीजिएगा। ए वाला जो हिस्सा है ना डियर, इसको पूर्वी हिस्सा, महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी हिस्सा विदर्भ कहलाता है। और डियर विदर्भ यदि आपका अभी तो यह अलग नहीं, कोई लाइन खोजेगा अगर मैप में तो उसको लाइन मिलेगी नहीं। ये तो काल्पनिक दृष्टिकोण में अभी राज्य का गठन नहीं हुआ है, लेकिन कभी न कभी ये आपका एक अलग राज्य बनेगा। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बना। 2 जून 2014 को भारतीय गणतंत्र का 29वां राज्य बना। बट इस समय 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक राज्य से हटा करके 2 यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। अब 2 यूटी में शामिल किया गया तो यहाँ जो 2 यूटी थे दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली, उसको एक करके ओनली 1 यूनियन टेरिटरी स्थापित किया गया। और डियर यदि कभी भी विदर्भ यदि राज्य बनता है तो डियर अगर कभी भी बनता है तो उसका जो केंद्र होगा यानी राजधानी होगी वह नागपुर होगी। कौन सी शहर? नागपुर। नागपुर। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कंटेंट पूरा तैयार होना चाहिए, कोई ऐसा कंटेंट ही ना हो जो आपका कंफर्म ना हो डियर। एक बात और हम करेंगे, ये जो विदर्भ वाली एरिया है मित्र, यह संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे अधिक नागपुर के इस एरिया में होता है, विदर्भ में। विदर्भ में आप डियर क्या होता है उत्पादन? संतरे का। नागपुर आपको मिला होगा। और डियर
नागपुर के पास ही एक स्थान मिलेगा, वर्धा। वर्धा, आप देखिए विला आपका वर्धा। वर्धा में गांधी जी ने एक सेवाग्राम आश्रम बनाया था। किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी। डियर, महात्मा गांधी जी ने अपना सेवाग्राम आश्रम कहां स्थापित किया था? महाराष्ट्र के वर्धा में। ये है मित्र आपका वर्धा। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा नागपुर के बारे में कि एक इन्वायरमेंटल का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में आपका 10वीं बार आया हुआ है, नीरी। मित्र क्या है? नीरी। अब नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है डियर? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, या शॉर्टली बोल सकते हैं पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। यानी इन्वायरमेंटल के बारे में टोटल रिसर्च का काम मित्रों किया जाता है कहां से? नागपुर से, यानी नागपुर से। तो नीरी का जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है या नीरी जो संस्था है जहां स्टेब्लिश है, वह शहर कौन सा है? महाराष्ट्र का नागपुर। और नागपुर में डियर एक बात और याद रखिएगा, नागपुर में एक और सेंटर बहुत बार पूछता है, एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय हेडक्वार्टर है नागपुर में। क्या है डियर? एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर है। यानी जहाज जितने भी हैं डियर, बड़े बड़े फाइटर विमान जो हैं, वह जब किसी देश से खरीदे जाते हैं तो समय समय पर उनका क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस करने का काम कहां पर होता है? नागपुर में होता है। भूलेंगे नहीं ना डियर? कहां पर? नागपुर में। याद रहेगा ना? कहां? नागपुर। नागपुर के बारे में मैं और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एयरफोर्स फाइटर विमानों का मेंटेनेंस का काम होता है कहां पर? नागपुर में। अब जैसे राफेल है, तो मित्रों जो राफेल फाइटर विमान है वह किस देश से खरीदा गया है? फ्रांस से। राफेल जो है फाइटर विमान को खरीदा गया कहां से? फ्रांस से। जबकि उससे पहले भारत में यूरोफाइटर टाइफून को खरीदने का प्लान था। और उससे भी पहले एक बार बराक ओबामा भी आए थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत से आपका एक अमेरिका चाहता है कि दुनिया के हर कोई देश हम ही से हथियार खरीदे, हम ही से फाइटर विमान खरीदे। तो पूरी दुनिया में हथियारों का जो क्रय विक्रय का काम करना चाहता है वो अमेरिका। तो अमेरिका दबाव बनाया F-35, यानी F-35 एक फाइटर विमान होता है, आपको पता है, इसको सुना है आपने? F-35, F-16 सुने हैं बाबू? ये कहां बनता है? बच्ची माही बताएं कहां बनता है F-35 F-16? डियर, सिएटल में बनता है। सिएटल कहां पड़ता है? कहां पड़ता है सिएटल? सिएटल पड़ता है यूएस में या यूएसए में। सिएटल एकदम जो कॉर्नर हिस्से पर है, रॉकी पर्वत जो है वह उसी के आसपास है, लेकिन एकदम कॉर्नर पोर्ट पर है, एकदम कॉर्नर पर। ऊपर कनाडा है, वैंकूवर है,
यहाँ पर सिएटल, आप मैप में देखे होंगे जब आपका इंटरनेशनल मैप में पढ़ाया हूं। तो डियर F-16 F-35, F-35 की मित्र क्वालिटी ये होती है, इसको रनवे की ज्यादा बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी वो तुरंत 90 डिग्री पे से उठा लेता है। जबकि कोई भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं है, ये सीधे ऐसे उतार लेता है, ऐसे सीधे आएगा उतार लेगा, ऐसे सीधे उठा लेता है, जब तुरंत जाएगा डियर और 2 ही सेकंड में सीधे उठा लेगा। इतना खतरनाक विमान होता है। लेकिन ये F-35 की एक पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस इतना ज्यादा है कि 2 साल में इसके रखने का रख रखाव का खर्च इसके नई कीमत के बराबर हो जाता है। तब भारत ने तय किया, इसके बदले जानते हैं क्या खरीदा भारत ने? सुखोई को खरीदा। किसको? सुखोई को। ये आपको पता है सुखोई जो है रसिया से खरीदा गया। किससे? रूस से खरीदा गया। और डियर तो सुखोई का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। और फाइटर विमान अभी तो हाल ही में एक MiG-21 हमारा विमान क्रैश किया। MiG-21 इतना पुराना विमान हो गया है, समझिए 1970 के दशक का। वह स्टील बॉडी, उसका पेंट टूट गया है, और फिर भी हमारे जाबाज फाइटर। अभी आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के साथ जब सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था तो उसमें अभिनंदन को सपोर्ट कर रही थी एक महिला फाइटर जिसका नाम है मिंटी अग्रवाल। डियर सोचिए, अब भारत देश की लड़कियां, और डियर प्रियंका गांधी ने कहा, आपको पता ही होगा उनका एक स्लोगन। तो डियर अब भारत देश की लड़कियों में इतनी ताकत है, सोचिए डियर। और डियर यही नहीं, आज ही लड़कियों में ताकत नहीं है, भारत का इतिहास बताता है। रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए डियर, वह लखनऊ की बेगम हजरत महल देखिए आपका लखनऊ में। मित्रों, लखनऊ का जो 1957 की क्रांति हुई थी, उसका लखनऊ में लीडरशिप किया था किसने? बेगम हजरत महल ने किया। और रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, आज तो बहुत है डियर। अभी एक और आपका भारतीय महिला फाइटर, महिला पायलट फाइटर विमान का राफेल का पहला चुना गया वाराणसी की लड़की है, हाँ डियर, शिवांगी सिंह। हाँ सब ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हाँ डियर, तो मेरी आपसे बात हो रही थी। तो अभिनंदन को साइड बैकअप दिया था किसने? मिंटी अग्रवाल ने। मिंटी अग्रवाल एक लड़की का नाम है, आपको पता होगा नाम से ही। तो जब कभी भी आपका कोई सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह का अभियान होता है तो एक जहाज नहीं जाता है डियर, उसके साथ साथ 3-3, 4-4 विमान एक साथ जाते हैं, सपोर्टिंग देते हैं, उसको एक साथ सपोर्ट देते हैं। लेकिन अब किसी कारणवश अभिनंदन का विमान आपका किसी भी कारण से आपका जो भी प्रॉब्लम रहा हो, उनकी लैंडिंग हो गई, उनकी पर्टिकुलर लैंडिंग हो गई कहां पर? पाकिस्तान में। और फिर देखा आपने पाकिस्तान से अब कितना कम समय में पाकिस्तान एकदम जल्दी से आपका लेके आया भारतीय सैनिक को। बाघा बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर से आपका ट्रांसफर किया। बाद में उनको आपका प्रमोशन करके इस समय आपका ग्रुप कैप्टन बना दिया गया अभिनंदन को। तो MiG-21 देखिए मित्र, युद्ध में हथियार तो लड़ते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या लड़ता? हौसला।
तो भारतीय जाबाजों का हौसला कितना बुलंद होता है, सोचिए। अब गलवान में चाइनीज जो आपका है छोटे छोटे, हाँ डियर, उन समूह को भारतीय ने आपका, वह सब भारतीयों पर उन समूह ने अटैक किया या जो भी डिस्टर्ब किया, तो इन सबों ने उनको पकड़ पकड़ के गर्दन मोड़ दिया। कितने चाइनीजों को, छोटे छोटे होते हैं, चाउमीन खाते हैं, कितनी ताकत होगी क्या। और जानते हैं कौन रेजिमेंट था? बिहार रेजिमेंट था। संतोष बाबू जो है डियर, उन्हीं को वो सब गलत तरीके से मार दिए थे डियर। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला एक कंटेंट है, यहाँ पर नागपुर का हो गया। नागपुर में नेवी है, एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड का क्या है? मुख्यालय है। एक बात और है डियर, 0 माइल सेंटर क्या है डियर? ये 0 माइल सेंटर, 0 मील आपका, मील माइल आपका जो भी है, ये 0 माइल सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको अगर पाकिस्तान से भारत की दूरी नापना है या फिर थाईलैंड से भारत की दूरी नापना है, तो आप दूरी थाईलैंड से या म्यांमार से नापना होगा, या तो थाईलैंड से ही नापना होगा, तो कहां का नापेंगे? पहले पड़ेगा, इधर पड़ेगा, या चाइना से भारत की दूरी नापना है, तो भारत का एक जो है ऐसा स्थान चुना गया है जहां से भारत का किसी भी देश से दूरी नापा जाता है। अब चाइना से नापेंगे तो कश्मीर ले लेंगे तो पहले ही पड़ जाएगा, एकदम नजदीक। लेकिन डियर, इसलिए भारत का एक स्थान चुना गया, जैसे मोहम्मदाबाद, आप किसी भी रोड से आएंगे तो मोहम्मदाबाद लिखा होगा 0 किलोमीटर, तो एक स्थान होगा ना मोहम्मदाबाद का, कोई फिक्स प्लेस, जैसे रोडवेज होगा या एसडीएम ऑफिस होगी, तहसील मुख्यालय होगा, उसको 0 माइल सेंटर बोला जाता है। तो मित्र 0 माइल सेंटर भारत का कहाँ है? नागपुर। आगे बढ़िएगा, एक नागपुर में और याद रखिएगा, फल अनुसंधान केंद्र भी क्या है डियर? फल अनुसंधान केंद्र। और डियर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक आपको इधर देखिएगा, समुंदर के किनारे एक शहर मिलेगी जिसका नाम है डियर मुंबई। मुंबई देखिए मिला। मुंबई के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। मुंबई जो है ना डियर, मुंबई, अगर डियर आपसे पूछा जाए 7 परतों वाली शहर कौन सी है? हाँ डियर, 7 परतों वाली शहर, सही बताया लड़के ने, रोम है मित्र, रोम। आपको पता है इटली की राजधानी। और डियर प्रियंका गांधी का ननिहाल है डियर, मामू का घर है प्रियंका गांधी के। और डियर रोम, और डियर रोम जो होता है, रोम शहर है, वह टाइबर नदी के किनारे पर। और जो लड़के ने जवाब दिया 7 शहरों वाला और 7 पर्वतों वाला शहर है, इटली के रोम को कहा जाता है, जबकि मुंबई आपका 7 टापुओं वाला शहर है। यानी 7 टापुओं के बीच से क्रॉस करते हुए आप मुंबई पहुंचते हैं। तो मुंबई जो है इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, न कि पर्वतों का। अगर 7 पर्वतों का शहर पूछेगा तो आप बताएंगे किसको? रोम को। आगे डियर और पूछते हैं, मुंबई की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, घनत्व, कि उससे थोड़ा दूर आपका एक नवी मुंबई, एक नई मुंबई को नवी मुंबई कहते हैं, वह डेवलप किया गया। और यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, बहुत घना हो जाने के कारण। और डियर इसके बारे में एक चीज और है, ये जो मुंबई है वह भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई में। और डियर इसके अलावा आपका
और कई चीजें यहाँ की फेमस हैं। और डियर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पहाड़ी है ना मित्र, ये जो पहाड़ी है किनारे किनारे, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। आप पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का विस्तार ऐसे किनारे किनारे आपको पूरा मिलता है। ये क्या है डियर? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट बोला जाता है। पश्चिमी घाट में मुंबई के पास एक स्थान मिलेगा आपको, खंडाला। क्या है? खंडाला। खंडाला डियर एक पर्वतीय हिल स्टेशन टाइप में है। वहां पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग जाते हैं। रीजन है कि वहां पहाड़ भी है, जंगल भी है, एक तरफ बढ़ेंगे तो समुद्र भी दिखेगा। तो प्रकृति का हर एक सौंदर्य मिलने के कारण उसको एक खंडाला को टूरिस्ट के तौर पर डेवलप किया गया है और वहां बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो डियर खंडाला पड़ता है मुंबई के बेहद करीब। वह पश्चिमी घाट पहाड़ियों का हिस्सा है। क्या? खंडाला। आगे बढ़ेंगे डियर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक स्थान आपको यहां मिलेगा, पुणे। पुणे मिलेगा, पुणे या पुणे मिला डियर? आप लोग के मैप में मिला पुणे। पुणे में या पुणे में डियर ये दवा बनाने का बहुत ज्यादा कारखाना है। दवाओं के बहुत ज्यादा कारखाने कहां पर है? पुणे। और डियर पुणे में ही आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ, वैक्सीन का जो सीरम इंस्टीट्यूट है आधार पूना वाला, उसका जो है इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, जहां से वैक्सीन पूरे दुनिया में आपका जा रही है। तो डियर वह कहां पर है? सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन को डेवलप किया। कौन सी वैक्सीन डेवलप किया था? सीरम कोवैक्सीन। और डियर वह संस्थान कहां पर है? पुणे में। और डियर एक बात और ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे मित्र बनाया गया था मुंबई से पुणे के बीच। एक्सप्रेसवे का मतलब ये होता है वहां हर जगह आपको चढ़ने उतरने का जगह नहीं रहता। अगर एक जगह आप चढ़ गए और अपने उस स्थान पर आप उतरना है और आप थोड़ा सा भूल गए तो फिर आपका 1 घंटे के लिए आपको छुट्टी हो जाएगी। फिर 1 घंटा दूर आप बहुत दूर जाके आगे जाएंगे, तब जाके कहीं आपको उतरने का आपको ट्रैक मिलता है। तो एक्सप्रेसवे पर हर जगह से चढ़ाने का और उतारने का कोई व्यवस्था नहीं होती, काफी दूरी पर होता है। एक्सप्रेसवे का मतलब ही है वहां पर सारी गाड़ियां बेहद स्पीड, समझिए आपका। आप लोग कभी एक्सप्रेसवे पर गए हैं? आजकल तो एक्सप्रेसवे का पूरे भारत में जाल बिछ गया। एक आपने देखा होगा भारत का वह एक्सप्रेसवे जहां पर MiG-21 सुखोई जैसे फाइटर विमान को उतारा गया, वह बना था डियर आपका लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे। और डियर अब अभी हाल ही में लोकार्पण हुआ मित्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो 341 किमी लंबा लखनऊ टू गाजीपुर जाता है, जो आप लोगों के मऊ मोहम्मदाबाद से होते हुए आपका क्रॉस करता है। उस पर आप लोग भी गए होंगे, अपने व्हीकल चलाए होंगे। कितना खूबसूरत रोड है, आप देखिए डियर। डियर है ना खूबसूरत। और मान लीजिए स्थानीय लोग ज्यादा चढ़ नहीं पाते होंगे बाइक उठ लेकर के, क्योंकि उसको चढ़ने उतरने का एक छठियां स्थान बन रहा है और काफी दूर बनेगा, मऊ के आसपास कहीं बनेगा। इधर बीच में हर जगह नहीं बनता है डियर। थोड़ा मोड़ा कोई सर्विस रेल बना होगा तो अस्थायी मत समझिएगा,
वह कुछ दिनों के बाद आपका वह हटा दिया जाएगा। मेन आपका वही रहेगा, एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का। सर्विस लेन अलग से मेंटेनेंस के लिए बनाया जाता है। तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया था, 91 या 93 किलोमीटर के आसपास लंबाई थी। ये मुंबई से पुणे के बीच में। मित्र, बजाज की जो गाड़ी बनती है ना, अभी हाल ही में बजाज के जो प्रमुख थे राहुल बजाज, उनकी आपका अभी डेथ हो गई। तो बजाज कंपनी की जो व्हीकल या गाड़ियां, उनका निर्माण इकाई भी कहाँ है? पुणे में। आगे बढ़ेंगे डियर। और डियर, वहां पर मौसम वेधशाला है। डियर, कहां पर है मित्र? पुणे में मौसम वेधशाला। अगर पूछता, पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मौसम के बारे में टोटल जानकारी लिया जाता था कहां से? पुणे से। यहां पर है मित्र मौसम वेधशाला। मौसम के बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। तो याद रखिएगा, मौसम वेधशाला कहां है? पुणे में। और डियर, एक बात और याद रखिए, पुणे में एक और पॉइंट डियर आप जानिएगा। पुणे में एनडीए आप लोग जानते होंगे, इसका 10 अप्रैल को एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। डियर मित्र, जो लोग भी आपका इंटरमीडिएट क्रॉस किए हों या क्रॉस करने वाले हों, ऐसे छात्र जो अभी हाल ही में इंटरमीडिएट पास किए हों या पास करने वाले हों, तो उनके लिए सेना में इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, किसी में भी ऑफिसर रैंक पर जाने का सबसे बेहतरीन मौका होता है युवाओं को। दे कैन क्वालिफाई आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। एनडीए क्वालिफाई करेंगे मित्र, यह 900 नंबर का होता है। इसमें जीके जीएस का ही पेपर आपका 500 या 600 का वही होता है अकेले। और बहुत बेहतरीन आपका कैरियर होता है, इसके थ्रू बनाने का बहुत बढ़िया अवसर होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप डियर एसएसबी के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो आपको 5 दिन तक लगातार इंटरव्यू लेता है। उसमें पूरी तरह से सारी बातें लगभग इंग्लिश में ही की जाती है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है और वह लेने के बाद फिर आपका एमसीओ डियर मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है, वहां पर ले जा करके आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल में थोड़ा सा भी आपका अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मित्र, एनडीए का जो ट्रेनिंग सेंटर है शुरुआत का 3 साल का, वह पुणे के पास खड़कवासला है। मित्र, कहां है? पुणे के पास खड़कवासला। वहां पर 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है एनडीए के बाद। वह समझिए आपका ग्रेजुएशन होता है। अगर आप एनडीए का 3 साल का वहां करें, चूंकि इंटर के बाद जाते हैं तो उनका ग्रेजुएट बनाया जाता है। वहां पर अलग अलग कोर होता है, उसके हिसाब से बटा होता है। तो ये सेंटर कहाँ है आपका? खड़कवासला आपका पुणे के पास। और वहां से मित्र, जब मान लीजिए कोई भारतीय सेना में जाएगा तो यहां से सीधे जाता है कहां पर? देहरादून। डियर आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए। और वहां से जब आप 1.5 साल की स्पेशल ट्रेनिंग पूरा करेंगे तब डियर आपके शोल्डर पर लगता है ऑफिसर का बैच और फिर हो जाते हैं आपका सेना के अफसर। तो डियर आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटी है। वैसे अगर एयर फोर्स में भी आप अगर एक एज ए किसी भी पद पर आप पहुंचेंगे तो धीरे धीरे आप प्रमोट करके अफसर के पद पर आप पहुंच सकते हैं। जैसे आपका छोटे पद सार्जेंट, फिर आपका जेडब्ल्यूओ, फिर डब्ल्यूओ, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका अफसर बन जाते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जैसे कोई
दरोगा हो गया, एएसआई, तो वह कोतवाल तक पहुंच सकता है आराम से, प्रमोशन करके कोतवाल। पुलिस, कोई भी पुलिस है वह फिर हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल से फिर आपका एएसआई बनता है, एएसआई से फिर आपका एसआई बनता है। अब कोई भी एसआई जो सब इंस्पेक्टर होता है, दरोगा, उसको जब चाहे तो वहां की प्रदेश गवर्नमेंट किसी थाने का एसएचओ बना सकती है। एसएचओ को ही बोलते हैं सर्किल हेड ऑफिसर होता है, यानी एक पूरी एरिया का मालिक, जिसको बोलते हैं कोतवाल। क्या होता है? कोतवाल। सुना है आप लोगों ने पद? तो खड़कवासला के बारे में बताया मैंने आपको। खड़कवासला मित्र कहाँ है? पुणे के पास। और क्या है? एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर। आगे बढ़ेंगे, उसी के बगल में एक स्थान है महाबलेश्वर, सतारा के ऊपर। सतारा जानते हैं? सतारा से काफी प्रसिद्ध है वहां के, हाँ डियर, शरद पवार। शरद पवार सतारा से काफी फेमस रहते हैं, वहीं उनका आपका क्षेत्र माना जाता है पर्टिकुलर। तो आप एनसीपी के प्रमुख, सही बता रहे हैं आप। तो डियर, ये जो महाबलेश्वर आपको मिला है, ये महाबलेश्वर से एक नदी निकलती। उस किस नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के पास? हाँ डियर, ये नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो मित्र, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? उसके बगल में एक स्थान मिलेगा कोल्हापुर। कोल्हापुर मिला, उसके नीचे है, सतारा के नीचे आएंगे तो कोल्हापुर। कोल्हापुर के चप्पल जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, कोल्हापुर के चप्पल। और ये लॉर्ड डलहौजी ने अपनी पहली हड़प नीति जब बनाई थी, तो ये कोल्हापुर और सतारा वाली एरिया को हड़प लिया था। देखिए, प्रेमचंद जानते हैं, आपके इतिहास बहुत पढ़े। तो ये वाली एरिया को किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। पढ़ा है कि नहीं इतिहास में अभी आप? चलिए, आपका इतिहास अब हर चीज, तो अब मैथ में तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, आप लोगों की लगता होगा इतिहास भी जानते हैं सर। वास्तव में चलिए एक आगे बढ़ूं मैं आपका। उसके बाद एक स्थान है मित्रों, समुद्र के किनारे आइए, रत्नागिरी, एकदम समुद्र के किनारे, राजापुर और लोजा के ऊपर रत्नागिरी मिला। रत्नागिरी का अल्फांसो आम बहुत प्रसिद्ध होता है। रत्नागिरी, रत्नागिरी का कौन सा आम? अल्फांसो आम। क्या बनता है डियर? माजा। माजा देखा आपने? वह बेसिकली अल्फांसो आम से बनता है। अल्फांसो आम इतना मीठा होता है, वह किलो से नहीं मिलता है, पीस से मिलता है, पीस। एक वो अल्फांसो आम की पैकिंग जो है 15 रुपया तो उसके पैकिंग पर खर्च कर देती है कंपनी। इतना सुंदर सजाएगी उसको एकदम, और उसकी पैकिंग खोलेंगे, अगर आप ऑर्डर दे दीजिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आ जाएगा अल्फांसो। इस समय भी आपको उपलब्ध हो सकता है, रत्नागिरी में मिलता है, इतना मीठा है, समझिए कोयली भी यहाँ के लोग तो नहीं है छोड़ेंगे। और ऐसा चाट देंगे, अगर शादी को चाटना होगा तो जमुना कुछ लोग होता है डियर, ऐसे आपका रगड़ रगड़ के उसको चाटते हैं, फिर आपका डियर। तो रत्नागिरी का अल्फांसो आम क्या है डियर? फेमस। रत्नागिरी मिला ना डियर, यहीं पर है, देखिए रत्नागिरी एकदम समुद्र के किनारे। आगे डियर बढ़ेंगे, डियर आगे है डियर, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली विद्युत ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी,
भारत की पहली विद्युत ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? ऑप्शन है मुंबई से ठाणे और मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कोल्हापुर, मुंबई से पुणे। सही जवाब है मुंबई से कुर्ला। कुर्ला डियर जो बंबई गए होंगे, बॉम्बे आप लोगों में से कितने लोग गए हैं? अच्छा, बंबई में आप लोग गए होंगे तो एक स्टेशन पड़ता है कुर्ला, बड़ा फेमस है। तो कुर्ला, मुंबई से कुर्ला, जबकि जो वो ट्रेन चली थी 1853 वाली, वह जानते हैं वह विद्युत ट्रेन नहीं थी, वह आपका पैसेंजर ट्रेन थी। वह कौन सी ट्रेन थी? पैसेंजर। मुंबई से ठाणे के बीच वह पैसेंजर ट्रेन थी, जबकि ये वाली जो ट्रेन चली थी, विद्युत ट्रेन जो चली थी, वह मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, जहां हो वहीं पर रेल चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन का अलग अलग कंटेंट होता है। विद्युत ट्रेन डाल देगा। अब हालांकि ठाणे से भी पहले भी एक ट्रेन चली है। और मित्र एक बात और याद रखिएगा, भारत में पूरे एशिया में सबसे पहले ट्रेन चली है कहां? भारत में। पूरे एशिया में सबसे पहले ट्रेन चली कहां? भारत में। जापान पीछे, चाइना पीछे, सोचिए। और भारत में सबसे पहले ट्रेन चली है, चाइना से भी आगे, जापान से भी आगे। लेकिन जापान और चाइना देखिए आज बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। अब भारत में डियर क्या है? भारत के पैसेंजर भी तो अब डियर वही है। अभी कोई जनरल बोगी चेक कर दीजिए डियर, तो डियर लगभग जो है 85% तो हाँ WT मिलेंगे आपका डियर, टिकट ही नहीं देते आपका डियर। तो इसलिए आप लोग अच्छे काम करिए। और ट्रेन में जैसे अगर टिकट ले भी लेंगे, जैसे लगेगा पूरी ट्रेन को खरीद डालें, जूता चप्पल पंखे के ऊपर रखेंगे। अब पूरा आपका ट्रेन का कहीं अगर फटा हुआ सीट मिल गया कहीं, हाँ, तो अगले स्टेशन तक उसको जो है डियर कहाँ पहुंचा देंगे उसका कोई भरोसा। इससे लगेगा टिकट दिए खरीद लिए ट्रेन आप। और टॉयलेट में जाएंगे तो वहां भी आपका क्या काम करेंगे डियर? पान पुकार गुटखा जो कुछ भी बुराइयां रहेंगी सब वहीं पर निकाल के आएंगे डियर। ये है आपका, यही वो कारण है। अब देखिए भारतीय ट्रेन को इस गवर्नमेंट में कितना आपका इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया। आप जाइए, आप देखिए अलग अलग जो ट्रेनें चल रही हैं, कितना सुंदर ट्रेनें आपका भारत में दौड़ रही हैं। अब ट्रेनों के क्षेत्रों में बड़ा विकास हुआ, ट्रेन में भारत ने आपका बहुत डेवलप किया। आगे डियर है अगला एक कंटेंट डियर, जानते हैं देखिए भारत में पहली बार डियर कि आधी ट्रेन तो ऑटोमेटिक सिग्नल से कर दिया गया, लेकिन अभी आधी ट्रेनें, भारत का आधा क्षेत्र ऐसा है जहां ऑटोमेटिक व्यवस्था है ही नहीं, और ट्रेनें हो जाती हैं क्या? लेट। पहले व्यवस्था ये रहती थी कि मान लीजिए 2 स्टेशन है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्या है जरा समझिए पद्धति को। मान लीजिए आपका डियर यहाँ पर एक स्टेशन है, अभी एनटीपीसी से स्टेशन मास्टर की परीक्षा बहुत लोग दिए होंगे। अब डियर एक स्टेशन यहाँ पर है, एक स्टेशन यहाँ पर, S1 S2 है। अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग नहीं रहता है तो यहाँ का स्टेशन मास्टर इस स्टेशन मास्टर से कंसल्ट करता है, हेलो कहाँ है शताब्दी डे, तो आप ये बताएगा कि हाँ अब शताब्दी यहाँ से खुलने वाली, तो ये बताता है। लेकिन जहां पर भारत में इस समय यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, वह स्टेशन मास्टर से कोई संबंध नहीं। स्टेशन मास्टर बस अपने आउटर सिग्नल की जानकारी रखता है और इधर आउटर का रखता है, और बाकी आगे ट्रेन कहाँ है उसको कोई पता नहीं। सब चलाता है कौन?
ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम चलाता है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये। इसमें मित्र क्या होता है, 4 सिग्नल बने होते हैं। एक देखिए 4 का एक ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ट्रेन होता है। तो एक जगह मान लीजिए ये ग्रीन सिग्नल होगा, ग्रीन, ये आपका डबल येलो होता है, डबल येलो, ये सिंगल येलो होता है, ये आपका होता है रेड। अब यहाँ पर ट्रेन है, मान लीजिए रेड, अब ये ट्रेन है तो दूसरी जो गाड़ी है पीछे आ रही है, ये देखेगी ग्रीन है, अपना ग्रीन है तो चलेगी, तब तक आपका पीली लाइट और डबल पीली लाइट है, तुरंत ये अपना स्पीड आपका जैसे 80 है 60 कर लेगी। और 60 के बाद आगे देखा आपका सिंगल येलो, तुरंत डियर 60 से कर लिया 30। आगे देखा आपका रेड, तुरंत आपका डियर ट्रेन आपका उससे पहले ही अपने आप को रोक लेती। लेकिन अगर ये ट्रेन इस सिग्नल को यहां से हट के जहां भी जाएगी, अब यहां चली गई मित्र, तो ये पीछे वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, रेड, ये आपका सिंगल येलो, ये आपका डबल येलो, ये आपका ग्रीन। ऐसे ही ट्रेन ज्यों-ज्यों चलती रहेगी, पीछे की लाइटें ऑटोमेटिक आपका चेंज होता रहता है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। इसमें स्टेशन मास्टर की कोई भूमिका नहीं होती, सब सॉफ्टवेयर से इंजीनियर सब बना दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना। देखा होगा यहाँ पर भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो गया है। अब आपका स्टेशन मास्टर खाली आपका अपने स्टेशन की जानकारी रखना होता है, किस प्लेटफॉर्म पर आना है, किस पर जाना है। बाकी स्टेशन मास्टर को कोई जानकारी नहीं होती कि आगे ट्रेन कहाँ है। आई वो फोन पहले आता था ऐसे घुमाने वाला, ऐसे घुमाता था, हेलो डे देखा होगा आपने, पहले बहुत यात्रा हम भी करते थे ट्रेनों से, आगे बढ़ते हैं ढेर। तो भारत में लगभग आपका 50% ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की व्यवस्था कर दी गई, थोड़ा बहुत एरिया बचा है। आगे डियर हम कुछ दर्रा बताएंगे, महाराष्ट्र का एक मैप बनाते हैं डियर, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये है डियर महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र है। यहां पर डियर मुंबई, यहां से मुंबई बना लीजिए। और एक है डियर, एक कौन सा स्थान है, ठाणे, ठाणे मान लीजिए आपका। और डियर या तो इसको डियर यहां पर है मित्र पुणे, नीचे आपका पुणे है, मैं बताया था। इसको थाल घाट, ठाणे नहीं है, इसको थाल घाट कहा जाता है, थाल घाट। आप जानते हैं देखिए डियर, यहां मुंबई से जो पुणे को जोड़ता है जो दर्रा, दर्रा या पास, जो दो पहाड़ों के बीच आवागमन का मार्ग होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, दर्रा। तो ये दो दर्रा यहाँ फेमस है। एक आपका ऊपर है थाल घाट दर्रा, और नीचे है भोर घाट, थाल घाट भोर घाट, भोर घाट थाल घाट। और एक ऊपर आपका है पड़ जाएगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में एंट्री करने के लिए एक दर्रा है, इसको बुरहान दर्रा कहते हैं, बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा डियर, बुरहानपुर दर्रा। ये मित्रों किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है, ये आपका मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा, जबकि मुंबई से ठाणे को जोड़ता है डियर थाल घाट दर्रा, मुंबई से पुणे को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। अरे भोर घाट, कौन सा डियर, भोर घाट। याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे, तीन ही दर्रा आपका ज्यादातर पूछता है। इसके बगल में बढ़िएगा ऊपर एक गोदावरी नदी, आपको पता है गोदावरी नदी नासिक के पास से ही निकलती, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। लंबाई बताएंगे प्रहलाद, 1465 मीटर, किलोमीटर बोलिए, मीटर कह रहे हैं डियर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल अपने मैप में देखिएगा,
तो यहाँ है नासिक, और नासिक के पास से निकलती है, नासिक में स्थान पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, वो एक तीर्थ स्थल भी है। और नासिक में कुंभ का मेले का भी आयोजन होता है। भारत में 4 स्थान पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और नासिक किस लिए फेमस है डियर? अंगूर और प्याज के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? अंगूर और प्याज के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा स्थान? नासिक। नासिक अंगूर और प्याज के उत्पादन के लिए फेमस है। मित्र, उसके बगल में आपको मिलेगा शिरडी। अब शिरडी क्यों फेमस है आप लोग जानते हैं? शिरडी के साईं बाबा, साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध है शिरडी के। वहां पर लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते हैं साईं के शिरडी का दर्शन करने। और भारत में डियर बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर सभी धर्मों के लोगों को जाने की आजादी होती है। चाहे शिरडी ले लीजिए, चाहे आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां भी लोग खूब मात्रा में सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं डियर का। तो शिरडी आपका ये फेमस इसलिए है। शिरडी के बगल में एक स्थान मिलेगा एलोरा अजंता। एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं डियर, और एक खास तौर पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों का तीर्थस्थल माना जाता है। कौन? एलोरा और अजंता की गुफाएं डियर सभी धर्मों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और डियर उसी के पास एक स्थान पड़ता है डियर, कौन सा स्थान? औरंगाबाद। औरंगाबाद आपको, औरंगाबाद डियर है, और दौलताबाद भी उसी के पास है। कहाँ है डियर? औरंगाबाद के ही पास पड़ता है। आपके मैप में देखिएगा लिखा होगा दौलताबाद। दौलताबाद की कहानी इतिहास बड़ा फेमस है डियर। मैं थोड़ा सा उसका चर्चा करता हूं दौलताबाद का। और डियर भारत का इतिहास का सबसे बैल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। आप जानते हैं बैल काहे किया है? बकलोल का लीजिए, बकलोल। बकलोल शासक इसलिए माना जाता है कि दिल्ली जो राजधानी थी उसकी, तो दिल्ली में उसकी डर थी। वह डरता था कि मंगोल कभी भी उस पर आक्रमण कर सकते हैं। आज दिल्ली के लोग पहले भी आपका बहुत पढ़े लिखे थे, वहां पर उल्टा सीधा कोई भी शासक की कोई व्यवस्था चलती नहीं थी। अब ये मंगोलों के डर से अपनी राजधानी को दिल्ली से लाने का फैसला किया। कहां? दौलताबाद। अब डियर आप भौगोलिक सिचुएशन देखिएगा मैप में। मित्र यहां पर कौन सा पर्वत मिलेगा? विंध्याचल पर्वत। यहां पर कौन सा पर्वत मिलेगा? सतपुड़ा। यहां पर कौन सा पर्वत मिलेगा? अजंता की पहाड़ियां। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एगो नदी बहती है, नर्मदा। सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है ताप्ती नदी। आपका डियर 2 नदियां हो गई। नीचे आपका बहती है कौन? गोदावरी। अब डियर इसने मंगोलों के डर से अपने पूरे सेना को और पूरी अपनी जो भी उसका पूरा सिस्टम था, वो अपनी सेना को बोला कि अब हम अपनी राजधानी दिल्ली से ले चलेंगे एक सेफ जोन एरिया में, क्योंकि यहां पर जल्दी कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। अब गर्मी का बेला था, कौन सा? जून का महीना। चल दिया अपनी सेना लेकर के, आजा आजा। अब आए सब, चढ़ गया विंध्याचल पर्वत पर, चढ़ गए।
अब यहाँ हेल जा हल गए फिर किसमें, नर्मदा नदी में पार किए, आगे बढ़े, फिर आपका सतपुड़ा पर्वत, फिर हेल जाओ किसमें हेले, ताप्ती में, फिर चढ़े हेले। अब तक पता चला यहाँ आया, जब दौलताबाद पहुंचा, पूछा कितने लोग, सरदार आपका महज 30% लोग है। और क्या हुआ, कहे सर आपका सरदार जो है अधिक से अधिक लोग जो है रास्ते में भूख प्यास से मर गए। चलो वापस चलो। फिर लेके आया, लेके आया तो जो 30% बचे थे उसमें से आपका मात्र 5 से 7% लोग बच पाए। इतना बकलोल शासक ये था। एक बार यूपी और बिहार में कहा यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा है और दोनों एरिया दोआब के क्षेत्र में आता है। कहा ये लोग खूब गेहूं चावल पैदा करते हैं, सूखा का बेला था। अपने जनता को बुलाया, जनता को अपने मंत्रियों के द्वारा बुलाया, भीड़ को इकट्ठा किया। लोग सोचे होंगे उस समय जैसे कोरोना के ऑफर में ये सरकारें 25 किलो गेहूं चावल फ्री देती थी, वैसे ही लगा होगा कि सूखा में जनता गई उसके दरबार में, कहा ऐसा है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, इन पर टैक्स डबल कर दिया जाए, लगान डबल कर दिया जाए। मतलब इतना बकलोल शासक था। विपरीत परिस्थितियों में जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, न कि जनता को परेशान किया जाता है। इसीलिए आपका अब तक के सबसे मूर्ख शासकों में गिना जाता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका संबंध है कहां से, दौलताबाद, दिल्ली और दौलताबाद की राजधानी का परिवर्तन। आगे डियर एक बात और करेंगे, औरंगाबाद जो शहर है यहाँ पर डियर, कौन सा शहर, औरंगाबाद का फेमस इसलिए है, यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, हाँ आप जाना करिए इतिहास हम भले कम जानते हैं लेकिन जितना बोलते हैं उतना सही। औरंगजेब का मकबरा है। और आपने इतना पढ़ा होगा कि जहां पति को दफन किया जाता है या पत्नी को भरसक कोशिश किया जाता है, पति पत्नी को एक पास। अब बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और पति का मकबरा पाकिस्तान में, ये कहां का नहीं है, तो जानिएगा। बीबी का मकबरा, इसकी बीबी औरंगजेब का बाबूजी थे कौन, शाहजहां। तो कहे आपका औरंगजेब की जो पत्नी थी, हाँ दिलरास बानो, उसने कहा कि आपसे बढ़िया तो हमारे ससुर जी ही थे ना। आपका देखिए अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया, ताजमहल। तो इसको ताना मारी आपका इनकी पत्नी। तो उसने आपका डियर क्या किया, उसने अपनी पत्नी के कहने पर या अपनी पत्नी के प्रभाव में है जी, तो उसने बनवाया आपका यहाँ पर कौन सा मकबरा, बीबी का मकबरा। इसी को 2 नंबरी ताजमहल कहा जाता है, 2 नंबरिया ताजमहल। यह ताजमहल की फोटोकॉपी करने की कोशिश किया, मगर अब मुमताज बेगम की तुलना में दिलरास बानो जितना सुंदर रही उसी हिसाब से बना होगा ना, एक कम सुंदर बना। लेकिन फिर भी आपका डियर वाले लोग कहते हैं नकली ताजमहल, लेकिन लगभग आपका काफी खूबसूरत बनवाया है बीबी का मकबरा। आप जाके देख सकते हैं। कहां पर है मित्रों, औरंगाबाद में। औरंगजेब का भी वही है, औरंगाबाद को बसाया था किसने, औरंगजेब ने। तो मित्रों इसी के साथ जय हिंद, थैंक्स।